All of you, welcome again. Yes, theme number 6, the three orders. Means, as you already know, aware, number one, the Christian priest. Second, peasant. Third, land owning nobles. Means priest, nobility, and peasant. ये three orders हैं. Society was divided into these three orders. ठीक है? So now in that period, मतलब this period starts from 9th century up to 16th और 17th century. ये 9th century से 16th century या 17th century के बीच का जो पीरियड है, ये जो 800 years हैं, ये बिलोंग करते हैं वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की इकोनॉमी, वहाँ की सोसाइटी और वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ को. उस ये तीनों चीजें इन तीनों में, ये तीनों ऑर्डर इन तीनों फील्ड्स में एब्जॉर्ब थे. इनके अकॉर्डिंग ये डोमिनेंट थे और इनके अकॉर्डिंग वहाँ का कामकाज, वहाँ की जो भी सिचुएशन थी, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इकोनॉमिक थी, उसको डील किया जाता था, उसको चलाया जाता था. इसमें एक इम्पोर्टेंट जिसका रोल था, इम्पोर्टेंट थिंग कब होता है, फ्यूडल. ये फ्यूडल सिस्टम हम पढ़ चुके हैं. फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल पीस ऑफ लैंड, जमीन जो किसके हाथों में होती थी, वो दी जाती थी वेसल्स को. वेसल्स दिया करते थे लॉर्ड्स को. इसके द्वारा किंग जो टॉप पर होता था, टॉप पोजीशन किंग की होती थी, और किंग रेस्पॉन्सिब किंग सारी जमीन का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपता था, वेसल को. किंग के पास केवल वीटो पावर हुआ करता था. ठीक है, वीटो पावर, ये करना है, ये नहीं करना है, बस बाकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वेसल संभाला करते थे और इसके नीचे पीजेंट ऑर्डर. तो इसका जो पैकिंग ऑर्डर है वो है नंबर टॉप पर है, पिरामिड जो है टॉप पर किंग है, उसके नीचे वेसल्स होते हैं जो कनेक्ट कर, जो लिंक का काम करते थे. लिंक किंग के बीच में और पब्लिक के बीच में एक मध्यस्थ हुआ करते थे. ठीक है, इस तरह का ये ऑर्डर है. इस तरह का सिस्टम इस पीरियड में चल रहा था. अब आज पढ़ेंगे हम नाइट्स के बारे में. हमने इससे पहले पढ़े क्या क्या पावर थे, क्या क्या शक्तियां थी, किसके पास, मैनर के पास, लॉर्ड्स के पास, वेसल्स के पास, क्या क्या उनकी सुविधाएं. ठीक है, आज हम जानेंगे नाइट्स के बारे में. नाइट्स, KNIGHT. नाइट्स कहते हैं ए हॉर्स राइडर, इफ मतलब ए फाइटर विद ए हॉर्स, यानी होल्डिंग ए स्वॉर्ड अगेंस्ट हिज एनिमीज इन द वॉर. मतलब एक लड़ने वाले घुड़सवार जो एक्सपर्ट ट्रेंड हुआ करते थे, जो लड़ा करते थे अपने राजा की ओर से, अपने देश की तरफ से, और बदले में उन्हें, रिटर्न में उन्हें जमीन, पीस ऑफ लैंड मिलती थी और कुछ सुरक्षा मिलती थी, मिलिट्री प्रोटेक्शन, जैसे कि पीजेंट को मिलती थी इन रिटर्न. तो आज हम जानेंगे नाइट्स के बारे में. सुने ध्यान से, पेज नंबर 137 पे. ये 9th सेंचुरी की बात करता है कि देयर वर फ्रीक्वेंट लोकलाइज्ड वॉर्स इन यूरोप. यूरोप में अक्सर कुछ सिविल वॉर हुआ करते थे, कुछ झड़प, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे. द एमेच्योर पीजेंट सोल्जर्स, वो एमेच्योर जब पीजेंट को दो जिम्मेदारियां दी जाती थी अपने लॉर्ड के द्वारा. ये आपने सुना पहले. पहली होती थी कल्टीवेशन. किसकी कल्टीवेशन? पीजेंट अपनी खुद की खेती करता था और दूसरी अपने लॉर्ड के लिए भी खेती करता था. ठीक है ना, मतलब लेबर सर्विसेज किया करता था लॉर्ड के लिए भी. दूसरा काम क्या था पीजेंट का? उसको फूड सोल्जर के रूप में भी काम में लिया जाता था. यहाँ पर फूड सोल्जर की तरफ रेफर किया गया है. तो पीजेंट वो किसान है ना, ये सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट. तो ये ना काफी हुआ करते थे, सफिशिएंट नहीं हुआ करते थे फूड सोल्जर्स. ये डिफाइन एंड गुड कैवलरी, और इससे आगे बढ़कर गुड कैवलरी, एक अच्छा घुड़सवार लोग चाहिए थे वेसल्स को या राजा को. दिस लेड टू द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ए न्यू सेक्शन ऑफ पीपल. जब ये कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है. जब आवश्यकता पड़ी तो फिर एक नया सेक्शन, एक नया वर्ग
सामने आया लोगों का, उसे कहा गया नाइट। समझ रहे हैं ना, इनको नाइट्स कहा गया। ये एज पर रिक्वायरमेंट है, ये नाइट्स हैं। दे वर लिंक टू द लॉर्ड्स, इनका संबंध भी पीजेंट की तरह लॉर्ड से हुआ करता था। जस्ट इज द लेटर वर लिंक टू द, जिस तरह से पीजेंट, वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई। द लॉर्ड गिव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड, ये लॉर्ड पीजेंट की तरह नाइट्स को भी जमीन के टुकड़े, जमीनें दिया करते थे, है ना। कॉल, उस जमीन को कहा करते थे फियर, फ्रांस वर्ड है फियर, ए पीस ऑफ लैंड। जर्मन में फ्यूट कहा जाता है पीस ऑफ लैंड को, जिससे बना फ्यूडलिज्म। तो नाइट्स को जो जमीन मिलती थी उसको फीएफ कहा जाता था, FIEF। एंड प्रोमोटेड एंड प्रोमिस टू सपोर्ट, और लॉर्ड अपनी ओर से नाइट्स को पीजेंट की तरह सपोर्ट दिया करते थे, मिलिट्री सपोर्ट एंड अदर एड्स। दूसरी, नेक्स्ट के बाद कहता है कि द फीएफ, ये फीएफ जो होता था, फीएफ कुड बी इनहेरिटेड, ये तो फिर होता था, ये विरासत कहते हैं ना, मतलब बाप के बाद बेटा, बेटा मतलब बाप जो होता था, तो जो जमीन उसकी होती थी, ये उसको ट्रांसफर कर सकता था अपने बेटे को, ये इनहेरिटेड हुआ करती थी ये फीयर, ये बताते हैं उसमें। इट एक्सटेंडेड एनीथिंग, इसकी सीमा, इस फीयर इस जमीन की सीमा कितनी हो सकती थी, कितनी हेक्टेयर हो सकती थी? कम से कम मिनिमम 1000 हेक्टर और मैक्सिमम 2000 हेक्टर, या इसके बीच इतनी जमीन एक लॉर्ड अपने नाइट्स को दिया करता था। ओके, मोर, ये इससे ज्यादा भी दे सकता था, इससे कम भी दे सकता था, मोर और लेस, ओके, ज्यादा भी दे सकता था, इंक्लूडिंग ए हाउस, और नाइट को एक हाउस मिलता था, शानदार हाउस मिलता था, उसमें सर्वेंट्स मिलते थे उसकी फैमिली के लिए। उस CF के अंदर उसमें एक चर्च भी होता था उसकी सुविधा के लिए, और बहुत से एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे, है नहीं। बिसाइड्स, और वाटर मिल होती थी, पानी पानी की व्यवस्था, और वाइन प्रेस होती थी, शराब को बनाने वाली वाइन प्रेस कहते हैं, वो हुआ करती। ये सब फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड होती थी लॉर्ड की तरफ से नाइट्स को। प्रेस एज इन द फ्यूडल मैनर, एज इन द फ्यूडल मैनर जो होता था, द लैंड ऑफ द फिएट वाज कल्टीवेटेड बाय पीजेंट्स। हाँ, लॉर्ड के लिए, लॉर्ड की जमीन को पीजेंट कल्टीवेट करता था, नाइट्स की जमीन को भी पीजेंट कल्टीवेट करता था, ठीक है। और लॉर्ड इन दोनों को अपनी तरफ से मिलिट्री प्रोटेक्शन और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था, जैसा कि आपने सुनी। इसके बाद कहते हैं वाटर मिल एंड वाइन प्रेस एज इन द फ्यूडल मैनर, द लैंड ऑफ द फिएट वाज कल्टीवेटेड बाय द पीजेंट और बदले में, इन एक्सचेंज, और इसके बदले में, द नाइट पेड हिज लॉर्ड ए रेगुलर फी। नाइट जो होता था वो रेगुलर नियमित रूप से एक फी जो डिसाइडेड थी वो अपने लॉर्ड को अदा करता था। एंड प्रॉमिस टू फाइट, और लॉर्ड से वादा करता था कि हम जो नाइट्स हैं, हम आपके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं, ये प्रॉमिस दिया करता था। इस तरह चलता था। इसके बाद के टू कीप इज देयर, अपनी स्किल्स को मेंटेन करने के लिए ये नाइट्स दिन और रात, है ना, दिन में भी अनेक बार डमीज के सामने, है ना, आर्टिफिशियल जो डमीज होती है उनसे फाइट करते थे, कहाँ मारना, मतलब लड़ने की प्रैक्टिस किया करते थे डमीज पर। ये कह रहे टैक्टिक्स सीखते थे डमीज के ऊपर, ट्राई के जो गुर होते हैं वो सीखा करते थे। ए नाइट माइट सर्व मोर देन वन, एक नाइट एक से अधिक लॉर्ड की सेवा कर सकता था, खिदमत कर सकता था, बट हिज फॉर्मर, लेकिन सबसे ज्यादा वफादारी वो पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो लॉर्ड था उसके प्रति शो करता था वो वफादारी अपनी। इन फ्रांस में 12th सेंचुरी है, 12th सेंचुरी से फ्रांस में मिस्टल कहते हैं ग्रुप ऑफ बैंड ऑफ सिंगर्स, गाने बजाने वालों की जो बैंड होता है वो कहलाता है, मिनिस्टर्स कहलाते हैं। ट्रेवल फ्रॉम मैनर टू मैनर, ये एक मैनर, एक स्वामी के कोठी से, एक स्वामी के महल से दूसरे स्वामी मैनर के घरों के सामने जाकर ये गाते थे गाने, ठीक है। 12th सिंगिंग सॉन्ग विच टोल्ड स्टोरीज, ऐसे गाने गाते थे जिसमें कुछ कहानियां, मतलब उन गानों में कुछ कहानियों को सजाया जाता था या पिरोया जाता था, ठीक है। किस तरह की कहानियां? कुछ पार्टली कुछ ऐतिहासिक होती थी उसमें, उन गानों में, या कुछ अपनी
घड़ी हुई होती थी, इन्वेंटेड होती थी। अबाउट किसके बारे में घड़ी हुई? राजाओं के बारे में, जिन्होंने कोई शूरवीर का दिखाई हो, नामी राजा हो, उनके बारे में वो गाने होते, या नाइट्स के बारे में। नाइट किंग्स इस तरह के थीम्स हुआ करते थे उनके मिनिस्ट्रल जो सॉन्ग्स होते थे, उन सॉन्ग्स के। इन एन एज व्हेन नॉट टू मैनी पीपल कुड रीड, ये वो जमाना था 12th सेंचुरी में कि जब अधिकांश लोग, मैक्सिमम जो लोग थे, वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, एजुकेटेड नहीं होते थे। तो ये जो मिनिस्टर्स होते थे, ये जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता था, है नहीं, ये दीज ट्रेवलर, ये ट्रेवलर जो ट्रेवलर बार्ड, पोएट, सिंगर, गाने वाले, कवि, वेरी पॉपुलर, ये उन दिनों में बहुत पॉपुलर थे, इनकी मांग बहुत ज्यादा थी, इनको लोग सुनते थे। मैनी मैनर्स हैड ए नैरो बालकनी, देखिए इस हद तक बहुत सारे मैनर जिनके बंगले होते थे, मैनर स्वामी को जो होते थे, उसमें एक बालकनी होती थी। उस बालकनी में मैनर्स की फैमिली बैठती थी लंच के टाइम, शाम के टाइम, और उसके नीचे ये लोग मिनिस्ट्रल्स बॉयज या मिनिस्ट्रल्स जो सिंगर होते थे, ये आते थे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो गाने गाते थे, और ये लोग उनके गानों के थ्रू बहुत कुछ सीखते थे, उसे एंजॉय करते थे। ये सिस्टम था इस 12th सेंचुरी में फ्रांस में। नैरो बालकनी अबव द लार्ज हॉल, ये आपका हो गया, मैंने समझा दिया आपको। अब आता है फर्स्ट ऑर्डर, क्लर्जी। अब पहला जो ऑर्डर है वो है क्लर्जी या क्रिश्चियन प्रीस्ट, इन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, टॉप पे रखा, ठीक है। ये कैथोलिक चर्च, अब फ्रांस के जो कैथोलिक चर्च है इट्स ऑन लॉ, इनके अपने कानून थे कैथोलिक चर्च के। ऑन लैंड्स, इनके पास जमीनें होती थी, जो रूलर उस वक्त रूलर्स इनको दिया करता था, और ये कैथोलिक चर्च टैक्स लगा सकते थे किसी पर भी, इनको काफी ऑटोनोमस राइट्स से इनको ऑटोनॉमी दे रखी थी राजा ने। इट वॉज जस्ट ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, और ये जो कैथोलिक चर्च है ये बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन थी, संस्था थी, क्योंकि इसको अधिकांश पावर मिली हुई थी, है ना? राजा ने दे रखे थे, एंड नॉट डिपेंड ऑन दैट, और ये राजा पर डिपेंड नहीं, एक तरह से कह सकता है एक ऑटोनोमस बॉडी थी है। कैथोलिक चर्च इज द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च, वेस्टर्न चर्च का जो हेड होता था वो पोप हुआ करता था, वेस्टर्न चर्च का हेड पोप होता था। ही लिव्ड इन रोम, ये रोम में रहता था, आज भी रोम में रहता है ये पोप। द क्रिश्चियंस इन यूरोप, यूरोपियन जो क्रिश्चियंस थे वर गाइडेड बाय बिशप्स, उनको बिशप्स गाइड करते थे, बिशप की गाइडलाइंस को फॉलो करते थे वहां के लोग, और बिशप एंड क्लैरिक, जो वहां के क्लैरिक्स होते थे, क्लैरिक्स मतलब ये दोनों लोग हु कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर को पूरा करने वाले, बनाने वाले, ये दोनों हुआ करते, बिशप एंड क्लैरिक या प्रीस्ट। मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च, अधिकांश गांव जो होते थे उनके अपने चर्च हुआ करते थे, वेयर पीपल असेंबल, जहां लोग हर संडे को इकट्ठे होते थे टू लिसन द सरमन, सरमन या आध्यात्मिक जो बात होती है, आध्यात्मिक जो स्पीच होती है, स्पिरिचुअल स्पीच, वो सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे, जो प्रीस्ट दिया करता था, एंड टू प्रे, और दूसरा प्रे, प्रार्थना करने के लिए संडे को इकट्ठे होते थे, सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए ये लोग। एवरीवन कुड नॉट, पेज नंबर 38 पे आइए, एवरीवन कुड नॉट बिकम ए प्रीस्ट। अब देखिए ये कुछ कंडीशंस हैं, हर प्रीस्ट मतलब एवरीवन, कोई भी प्रीस्ट नहीं बन सकता था, किसी को भी प्रीस्ट बनने का अधिकार नहीं था, सिवाय एक्सेप्ट सर्फ वर बैन, इसमें जो सर्फ थे, सर्फ स्लेव्स, स्लेव्स पर बैन लगा हुआ था, स्लेव्स जो सर्फ होते थे, सर्फ फ्रांस में स्लेव को बोलते हैं, वहां उनको राइट नहीं था कि वो प्रीस्ट बने। एज वर द फिजिकली, दूसरा था एज वर द फिजिकली चैलेंज, या फिर जो फिजिकली, जिनके फिजिकली हाथ पैर कोई किसी में कुछ ऐब हो, दोष हो, वो भी नहीं बन सकते थे। वीमेन कुड नॉट बिकम, महिलाएं प्रीस्ट नहीं बन सकती थी। मैन हु बिकेम प्रीस्ट कुड नॉट, वो आदमी पुरुष लोग जब प्रीस्ट बनना चाहते थे वो जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। बिशप्स वर द रिलीजियस नोबिलिटी, जो बिशप हुआ करते थे ये रिलीजियस नोबिलिटी होती, सबसे ऊपर होते थे, टॉपर होते थे, इनकी गाइडलाइंस पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो चला करती थी। लाइक लॉर्ड्स, लॉर्ड्स की तरह, स्वामियों की तरह, हु ओन, जिनके पास अथाह
बहुत जमीन होती थी, है ना, स्टेट्स हुआ करते थे। द बिशप्स ऑल्सो, बिशप्स के पास भी इक्वल टू लॉर्ड जमीन होती थी, जमीन के मालिक हुआ करते थे, स्टेट के मालिक हुआ, एंड लिव्ड इन ए ग्रांड और शानदार महलों में रहा करते थे ये बिशप्स, लॉर्ड की तरह। ये आपसे बताता है लॉर्ड, द बिशप्स, द ग्रांड पैलेसेस। द चर्च वाज एंटाइटल्ड टू 10th शेयर ऑफ द वॉट एवर द पीजेंट, किसान जो खेती करता था, यानी उसमें जो प्रोड्यूस उसको मिलता था उसका 1/10, 1/10वां भाग टैक्स के रूप में देना होता था अपने लॉर्ड को, अपने स्वामी को, यानी चर्च को भी देना होता था। शेयर ऑफ द वॉट एवर द प्रोड्यूस फ्रॉम द देयर लैंड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, साल में एक बार, जिसे कहा जाता था टिथ, TITH, टिथ का मतलब 1/10 टैक्स देना होता था इनको, चर्च को देना होता था। और ऐसे ही मनी ऑल्सो कैम टू इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट, एंडोमेंट कहते हैं पैसा। पैसा क्या होता था वो, मतलब करेंसी के रूप में भी आया करता था बड़े लोगों की तरफ से, मालदार जो वेल टू डू लोग होते थे, किसको दिया करते थे, चर्च में दिया करते थे। क्यों देते थे, फॉर देयर ओन वेल्थ, अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए दान दिया करते थे। इन द वेलफेयर ऑफ देयर डिसीज्ड रिलेटिव इन द आफ्टर लाइफ, और अपने मरे हुए जो दुनिया छोड़ गए उनके लिए भी वो ये चैरिटी, वो ये डोनेशन दिया करते थे चर्च में बड़े लोग। ये सिस्टम था। उसके बाद कहता है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेरेमनीज कंडक्टेड बाय द चर्च, कुछ इंपॉर्टेंट सेरेमनीज जो चर्च में हुआ करती थी, कॉपीड फॉर्म, वो सेरेमनीज, उनमें एक तरह का रिफ्लेक्शन देखा जा सकता था। इसका रिफ्लेक्शन, किसका प्रतिबिंब देखा जा सकता था, फ्यूडल एलाइट्स का। फ्यूडल एलाइट्स क्योंकि रोमन एम्पायर से फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था, है ना, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट के साथ उस टाइम पे, तो वो कुछ कस्टम्स जो उस वक्त हुआ करते थे इनसे पहले कभी, उनका रिफ्लेक्शन अब चर्चों में फ्यूडल सिस्टम का देखा जा सकता था। कुछ चीजें, एक्ट ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल द एक्ट ऑफ नीलिंग, मतलब घुटनों के बल किसी के सामने झुकना, नीलिंग वाइल प्रेइंग विद हैंड्स कलेक्ट, दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठना, हाथों को जोड़ना, कलहनी और हेड और सर को झुकाना, वाज एन एग्जैक्ट रिप्लिका, ये बिल्कुल डिटो कॉपी है, फोटो कॉपी है ना, ऑफ वे इन विच ए नाइट कंडक्टेड हिमसेल्फ व्हाइल टेकिंग वाउज ऑफ लॉयल्टी टू हिज लॉर्ड, जब नाइट्स अपने लॉर्ड के सामने वफादारी की सौगंध या वाउ लेता था तो इस पोजीशन में रहता था। यही पोजीशन, यही चीज दोहराई जा रही थी, उसका रिफ्लेक्शन देखा जा सकता था 9th सेंचुरी या 15th-16th सेंचुरी के अराउंड चर्चों में, वही चीज उसी तरह। नाइट वॉज कंडक्टेड हिमसेल्फ व्हाइल टेकिंग वाउ, ओके। सिमिलरली इसी तरह से द यूज ऑफ द टर्म लॉर्ड, इसे लॉर्ड, ये तो फर्स्ट है आपका पुराना, मतलब फ्यूडल सिस्टम का पहला वो बताया। सेकंड है नाइट जो होता था, टर्म लॉर्ड, लॉर्ड का इस्तेमाल गॉड के लिए किया जाने लगा। लॉर्ड स्वामी होता था, लॉर्ड को हम दूसरे वर्ड्स में उसी जमाने से, वाज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूडल कल्चर, फ्यूडल कल्चर का दूसरा एग्जाम्पल है। लॉर्ड को भगवान का मतलब गॉड को लॉर्ड कहा जाने लगा, फ्यूडल कल्चर में कहा जाता था। दैट फाउंड इट्स वे इनटू द, और जो इन द प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्चेस, फिर ये धीरे धीरे वहां से होता हुआ, है ना, फ्यूडल सिस्टम में लॉर्ड स्वामी होता था इंसान, फिर ये वर्ड जो था इसने गॉड का रूप ले लिया। जो इस तरह से द रिलीजियस एंड द ले वर्ल्ड, इस तरह से धार्मिक और जो ले वर्ल्ड है ऑफ द फ्यूडलिज्म का जो ले वर्ल्ड है, शेयर मैनी कस्टम्स एंड, बहुत सारे प्रतीक, बहुत सारे कस्टम शेयर करता है, ठीक है ना। उसमें अब आता है मंक, मंक कहते हैं साधु सन्यासी, ठीक है। दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम द चर्चेज के अलावा दिख रहा है कि डिवोट क्रिश्चियंस, है ना, जो क्रिश्चियन हुआ करते थे, हेड अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक और संगठन था क्रिश्चियंस का, वो क्रिश्चियन डिवोट समर्पित जो क्रिश्चियन थे, है ना, जो जिसमें सम डीपली रिलीजियस, कुछ तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक पीपल जो लोग होते थे, चूज टू लिव आइसोलेटेड, जो बहुत ज्यादा धार्मिक होते थे, वो मतलब अलग रहा करते थे सबसे, आइसोलेटेड लाइव इन कंट्रास्ट टू क्लेरिक से अलग रहा। क्लेरिक आप पढ़ चुके हैं, क्लेरिक और बिशप, इनकी जो लाइफ थी, है ना, उससे बिल्कुल अलग
रहा करते थे ये डीपली हु लिव्ड, ये क्लेरिक्स जो रहा करते थे, लिव्ड एमंग द पीपल इन टाउन, ये तो विलेज और मतलब सोशल लाइफ जीते थे पूरी पूरी, है ना, समाज में रहने वाले थे। दे लिव्ड इन ए रिलीजियस कम्युनिटीज, और ये जो थे मंक्स वगैरह, मंक ये रहते थे धार्मिक कम्युनिटीज में, जिसको कहा जाता था एबेज, ABBEY, एबेज, या मोनास्ट्रीज जिसे हम कहते हैं मठ, ठीक है ना, मठ जो होते हैं उसमें रहा करते थे। मठ में क्या होता है, लोग 24 घंटे सोने के अलावा, सोने के बाद, ठीक है, बस भगवान की आराधना में लगे रहते हैं, मालाएं जपते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, इनके काम ये होते हैं, ठीक है। और विलेजेस दे लिव इन द रिलीजियस कम्युनिटीज कॉल्ड एबेज और मॉन्स्ट्री, ऑफन टू इन प्लेसेस वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन एबिटेंस, मतलब अक्सर जहाँ पर इंसानों की बस्तियां होती थी उनसे बहुत दूर ये लोग जाकर अपने मठों में, अपने एबेज में प्रार्थना करते थे। टू ऑफ द मोर, इनमें से दो, जो दो, टू ऑफ द मोर वेल नोन मोनास्ट्री मठ है, एक तो इटली में है, दूसरा बरगुंडी में है। मैप में देखेंगे आप, इटली और बरगुंडी, यहाँ दो मठ हैं जहाँ पर ये मंक्स रहा करते थे, जो काफी, जो सिटी से बहुत दूर थी। इसके बाद आता है द मंक्स टुक वाउ, अब मंक्स सौगंध खाते थे, सौगंध लेते थे, टू इन द एबे या मोनास्ट्रीज में रहने की, पता है, या पूरी जिंदगी वो यही गुजारेंगे, लाइफ यही गुजारेंगे। एंड टू स्पेंड देयर टाइम इन प्रे, और अपना टाइम गुजारेंगे पढ़ने में, प्रार्थना करने में, और हाथों से काम करने में, सारे काम अपने हाथों से करते थे। लाइक जैसे फार्मिंग है, खेती करना है, ठीक है ना, अनलाइक प्रीस्टहुड। अब आगे कहता है ये इनकी जो लाइफ होती थी मंक की, ये प्रीस्ट की तरह नहीं होती थी, काफी हद तक डिफरेंट थी। प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं चर्चेस के अंदर, उनसे अलग होती थी। किस तरह दिस लाइफ वर ओपन टू बोथ मैन, चर्च में तो लिमिटेड तक कोई लेडी प्रीस्ट नहीं बन सकती थी, लेकिन मंक, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मंक होते थे ये महिलाएं भी हो सकती थी और पुरुष भी हो सकते, दो में से कोई भी मंक बन सकता था। मैन बिकेम मंक्स एंड वीमन नन्स, जो मेन होता था उसको मंक बोलते थे, और जो अगर महिला होती थी तो उसको नन कहा करते थे। एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेस, कुछ केसेस के अलावा, ऑल एबे, जितनी भी एबेज होती थी वर सिंगल सेक्स कम्युनिटीज, मर्द के लिए अलग होती थी और लेडीज के लिए अलग होती, सेपरेट हुआ करती थी, ठीक है, लेडीज मतलब इस टाइप से। अब आइए आपने फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ, अब देखिए छोटी छोटी समुदाय जिसमें 10 लोगों का या 20 लोगों का ग्रुप होता था, तबीज होती थी 10 या 20 लोगों की, औरत मर्द सब मिलाकर मोनास्ट्रीज, ये मोनास्ट्रीज है ना, धीरे धीरे कुछ मोनास्ट्रीज, अक्सर इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते थे, और करीब 100 और उनके लिए फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। लैंड स्टेट, उनको लैंडेड स्टेट, मतलब लैंड स्टेट ये रहता था। विद अटैच, जिन मोनास्ट्री के साथ स्कूल अटैच हुआ करते थे, कॉलेज अटैच होते थे, हॉस्पिटल्स होते थे, दे कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, और ये सब मिलकर कंट्रीब्यूट कहाँ करते थे, आर्ट को, कला को कंट्रीब्यूट किया करते थे। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट के विकास के लिए, तो बिल्डिंग्स बनेंगी, लोग, पॉपुलेशन जब कॉलोनाइज होगा, जाहिर है कि वहाँ तरह तरह की बिल्डिंग, तरह तरह की चीजें होंगी, तो वहाँ डेवलपमेंट होगा, आर्ट भी डेवलप होगी। एबेज, ये नाम आता है एबेज हिल्डेगार्ड, एबेज हिल्डेगार्ड वाज ए गिफ्टेड म्यूजिशियन, ये गिफ्टेड म्यूजिशियन संगीतकार थे। एंड इट मस्ट टू डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ द प्रेयर्स इन चर्च, और इन्होंने चर्चों में ग्रुप में गाने की जो प्रैक्टिस थी उसको पॉपुलराइज किया, उसको चारों तरफ उसको बढ़ावा दिया, उसे प्रमोट किया। फ्रॉम 13वीं शताब्दी, 13th century से सम ग्रुप्स ऑफ, कुछ साधुओं के, मंक्स के जो ग्रुप थे, समूह थे, जिन्हें कहा जाता था फ्रायर्स, जिनको फ्रायर्स कहा जाता था, चूज नॉट टू बी बेस्ड इन ए मोनार्की, है ना, इन्होंने, जो फ्रायर थे ये मॉन्क में टिककर नहीं रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे, बट टू मूव, लेकिन ये हाँ इधर से उधर घूमते फिरते थे, है ना, और प्रीचिंग टू द पीपल एंड लिविंग, क्या करते थे, इधर से घूमना और घर घर जाकर या
रास्ते में रहकर कुछ कहना और लोगों को ग्रुप बनाकर उन्हें समझाना, उनको धर्म की बातें बताना, उन्हें गाइड करना, और चैरिटी भी रहा करते थे, जो लोग कुछ दे दिया करते थे उसी को ये लेकर चलते थे। इसके बाद आता है पेज नंबर है आपका 140। बाय द 14th century, 14वीं शताब्दी आती है, देयर वाज ए ग्रोइंग अनसर्टेनिटी अबाउट द वैल्यू एंड पर्पस ऑफ मोनास्ट्रीज। अब एक बदलाव आता है फिर से मोनास्ट्रीज में, मोनास्ट्रीज की वैल्यू, इसका मूल्य और इसका पर्पस को लेकर अनिश्चितता एंड अनसर्टेनिटी देखी जाने लगी। ठीक है। इन इंग्लैंड में जो लैंगलैंड्स पोएम, इंग्लैंड के कवि हैं, पोइट हैं, उनकी एक कविता है, उस कविता का नाम है पियर्स प्लाउमैन, जो 1360 to 70 के बीच इसको कंपोज किया गया। कंट्रास्टेड द ईज एंड लग्जरीज ऑफ द लाइव्स ऑफ द मंक्स विद द प्योर फेथ ऑफ, ये चेंजेस आया। अब ये मंक, ये इनकी जो लाइफ थी पहले से लग्जूरियस हो गई, इनमें चेंज आया, इनमें विलासिता आ गई, ऐशो आराम की चीजें बहुत ज्यादा आ गई। प्योर फेथ ऑफ सिंपल प्लाउमैन, या प्योर फेथ तो था ही, लेकिन साथ साथ ये चीजें भी इसमें इंक्लूड हो गई, ये देखा गया। एंड शिफर्स एंड पुअर कॉमन लेबरर्स ऑल्सो इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी चौसर नाम के एक पोइट हैं, उन्होंने भी कैंटरबरी टेल्स में लिखा है, क्या लिखा है, विच हेड कॉमिक, जिसमें कैंटरबरी टेल्स में कॉमिक पोर्ट्रेट्स, कॉमिक हाथ के बने हुए चित्र आपको मिलेंगे, नन के मिलेंगे, मंक के मिलेंगे और फ्रायर के मिलेंगे, कॉमिक हंसाने वाले चित्र उसमें छापे गए। इस तरह से हमने देखा ये आपका जो फर्स्ट ऑर्डर था वो कंप्लीट हुआ, और इसमें सेकंड ऑर्डर को भी यूज किया गया है। अब आता है द चर्च एंड सोसाइटी, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका थोड़ा ही है। दो यूरोपियन बिकेम क्रिश्चियन, हालांकि यूरोपियन ईसाई हो चुके थे, दे स्टिल हेल्ड ऑन टू सम ऑफ देयर ओल्ड बिलीफ, है ना, लेकिन फिर भी ये अपने, क्योंकि ये पहले कुछ किसी और धर्म को फॉलो करते थे, अब ये ईसाई हो गए, लेकिन ईसाई होने के बाद भी जो इनकी पिछली लाइफ के जो कुछ चीजें थी ये अभी भी उनको फॉलो करते थे, उनको अपनाते थे, है ना। दे बिलीव टू मैजिक, जैसे इन मैजिक, जैसे मैजिक है, जादू है, फोक ट्रेडिशंस है, अपने पुराने जो देहातों के, ग्रामीणों के जो ट्रेडिशंस है उनको फॉलो करते थे, मैजिक पर बिलीव करते थे। क्रिश्चियन एंड ईस्टर बिकेम इम्पोर्टेंट डेट्स, क्रिसमस और ईस्टर ये दो इम्पोर्टेंट डेट्स की तारीखें थी, किसके लिए, इन क्रिश्चियंस के लिए। इम्पोर्टेंट डेट्स फ्रॉम द 4th century, ये कब से थी, 4वीं शताब्दी से, जब रोमन एम्पायर डेक्लाइन, ऑन द वर्ज ऑफ डेक्लाइन था, तब से ये दो इनकी जो डेट्स थी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्रिश्चियंस फेथ में। 4th century आते हैं। क्राइस्ट बर्थ, ईसा मसीह की बर्थ सेलिब्रेटेड कब मनाई जाती थी, 25 दिसंबर को। रिप्लेस्ड एन ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल, द डेट ऑफ इट वाज कैलकुलेटेड बाय द सोलर कैलेंडर। सोलर उस वक्त में चलता था, सोलर कैलेंडर, सूरज से टाइम देखा जाता था, और कैलेंडर भी होता। अब जो कैलेंडर है वो एग्रेगेरियन है, वो अलग है, तो उस टाइम जो होता था उसके अकॉर्डिंग, बट इट्स डेट एंड which was calculated by the solar calendar. ईस्टर जो होता था, मार्क द क्रूसिफिकेशन ऑफ द क्राइस्ट। ईस्टर क्या है, ईसा मसीह को जब फांसी पे लटकाया गया था, उन्हें क्रूसिफाई किया गया था, ईस्टर वो है। ऑफ द ईस्ट एंड ही इज राइजिंग फ्रॉम द डेड, और मरने के बाद जब वो रिजरेक्ट होंगे, फिर से जिंदा होंगे, ये वो उसको दर्शाता है, उसको रेफर करता है। बट इट्स डेट, लेकिन इसकी जो डेट है वह नॉट ए फिक्स डेट, वो डेट फिक्स नहीं है, ईस्टर की डेट फिक्स नहीं बताई है, बिकॉज क्योंकि इट रिप्लेस एन ओल्डर फेस्टिवल, इसने एक पुराना फेस्टिवल जो था उसको रिप्लेस किया था टू सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के आगमन को, बसंत ऋतु के आगमन को, आफ्टर ए लॉन्ग विंटर, एक लंबी सर्दी के बाद जब स्प्रिंग आता है तो लोग उस डेट को, जैसे अपने यहाँ बसंत पंचमी होती है, ऐसे ही इनके यहाँ वो डेट थोड़ी सी चेंज हो गई, डेट हो गई, डेटेड बाय द ल्यूनर कैलेंडर। ल्यूनर
चंद्रमा से चलने वाला कैलेंडर, सूर्य के मूवमेंट से चलने वाला कैलेंडर उस वक्त में हुआ करते थे लूनर कैलेंडर। ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से ऑन दैट डे, उस दिन पीपल ऑफ ईच, हर गांव के लोग यूज टू मेक ए टूर ऑफ देयर विलेज लैंड्स, यानी जो लोग कहीं ना कहीं रहा करते थे वो लोग उस दिन पर्टिकुलरली अपने गांव को, अपने वतन को जरूर जाया करते थे, लौटते थे। ठीक है, विलेजेस विद द कमिंग ऑफ द क्रिश्चियनिटी, जब क्रिश्चियनिटी आई तो क्या हुआ, दे कंटिन्यू टू डू दिस, इस काम को वो करते रहे, इन त्योहारों को मनाते रहे। बट दे कॉल द विलेज ऑफ द, लेकिन उन्होंने विलेज को पेरिश, उन्होंने गांव, एक सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी, उन्हें पेरिश, PARISH, ये एक तरह की लिमिट होती है प्रीस्ट या बिशप की, उनका कहाँ तक उनकी मिसेज है, कहाँ तक उनकी बाउंड्री है, उसे पेरिश कहा जाता है। द एरिया अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रीस्ट, प्रीस्ट के अंडर में जो एरिया होता है उसको पेरिश कहा जाता है, जहां तक वो अपने रूल्स रेगुलेशन चला सकता है या कुछ और चीजों को अंजाम दे सकता है, वो कहलाता है कॉल्ड द विलेज ऑफ द एरिया। आउटवर्ड फिर कहता है ओवरवर्क्ड, पीजेंट्स वेलकम, वहां पर जो किसान होते थे थके हारे बेटी, उनका वेलकम किया जाता था। ठीक है, मतलब इस एरिया में। और हॉलीडेज, या हॉलीडेज, ये जो हम कहते हैं हॉलीडेज, बिकेम, सॉरी, ओवरवर्क्ड पीजेंट्स वेलकम्ड, हाँ, ये थके हुए किसान जो थे इनको मिलता था हॉलीडे, जिसको हम ये हॉलीडेज, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क देन, क्योंकि अब इनसे आगे काम नहीं, क्योंकि थके होते थे, काफी लंबे टाइम से ये काम करते होते थे, तो इनको हॉलीडे मिलता था प्रीस्ट की ओर से, तो वो हॉलीडे कहलाता है, पवित्र दिन मिलता था, तुम अब आराम करो, वापस से काम के लिए तैयार हो जाओ, कुछ आराम करके। दीज डेज, ये जो डे होते थे, दीज डेज और मेन, इनका मतलब था प्रेयर का, मतलब आपने इतना काम किया, अब आप प्रेयर के लिए आ जाओ, हॉलीडे, तो ये हॉलीडेज हो गए प्रेयर के लिए। बट पीपल यूजुअली स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ देम हैविंग फन एंड फीस्टिंग, लेकिन वो प्रार्थना भी करते थे, लेकिन साथ साथ क्या करते थे, अपना टाइम गुजारते थे वो हैविंग फन, थोड़ा मौज मस्ती में, और फीस्टिंग में, खाने में, क्योंकि ये भी जरूरी है हमारी लाइफ के पार्ट के लिए, इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी के। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ, क्रिश्चियंस लाइफ की तीर्थ यात्रा ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जहाँ एंड मेनी पीपल वेंट ऑन, लोग और बहुत से लोग लंबी यात्रा पे निकलते थे, टू श्राइन्स ऑफ मार्टिस, मार्टिस शहीद, शहीदों की जो श्राइन्स होती हैं, ठीक है, वहां लोग जाते थे, और टू बिग, या फिर बड़े बड़े चर्चों में जाया करते थे। आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, टाइम हो गया, और इसको आप याद करें। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप इन्हें कर लें जैसे आप काम कर रहे हैं। डिफाइन द टर्म दिल्ली, हु वाज वेसल, हु वर द प्रीस्ट, हु वर मिनिस्टर्स, ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर लें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।